अस्सलाम वालेकुम। यही है क्लास 301। आमना इफ्तिखार, अरीबा निसार, अदील अहमद, एमन बेग, आरिश एमन बेग का है, आरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीज़ा असलम, अमान शहजाद, अमीका, आयशा दिलावर, आयशा खान, आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, फातमतुज़ ज़हरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद अमीन, जवेरिया, लाइबा, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, माहरूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मोहम्मद नईम खान, मुजना इम्तियाज़, निकिता, प्रीत, रिफ़त किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फ़तानी, फ़रा शकील, सईदा अरीबा, फ़रा शकील, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, सईदा माहम बतूल, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, कहाँ है विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, वारा फरहान है, जुनैरा ज़हरा शाह, कहाँ है जुनैरा ज़हरा, नाम क्या है, आयशा शाकिर, शाहिद, बस आपका। मेरे पास तो 8 एब्सेंट आनी है आपकी, अभी मैंने देखा है। बस ये मेरी गलती हो गई, मैं आपके आने से पहले लगाता नहीं हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और आप मुझे माफ़ कर दिएगा, ठीक है। भले आपको कोर्स रिपीट करना पड़े, लेकिन माफ़ कर दिएगा मुझे। ये तो स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है, मैसेजेस से कुछ नहीं होता। आप टाइम पे क्लास में होंगे तो आपकी अटेंडेंस, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क ना हो। अभी आप क्लास में थी, देखे मैंने मार्क कर दी ना। प्रीवियस क्लास की लगी हुई है, नहीं लगी हुई, ऐसा हो तो आपने लेट आई होगी, कुछ ना कोई मसला हुआ होगा। चले, मुझे एंड क्लास में याद दिलाएगा, मैं दोबारा चेक करता हूँ। अगर आप पिछली क्लास में आई हैं तो एब्सेंट ऐसे मार्क होती नहीं है। अगर क्लास में नहीं आए हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट लगे, तो ये गलत बात है। जब आप क्लास में आए नहीं तो फिर कैसे प्रेजेंट लगेगी। चलिए,
चले जी। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर लें आप। हाँ। Negative impact of Congress rule after 1936 elections on Muslims. The Congress rule after the 1936 election had been मोबाइल बंद कर दें और बातें भी बंद कर दें। अब मैं जगह चेंज करूंगा, जो बातें करेगा ना। ministries aimed to introduce policies for social and economic progress. आप भी पीछे जाके बैठ जाए दोनों के साथ। Some of these policies had unintended negative consequences for Muslims. There are some negative impacts of Congress rule on Muslims. आप आगे आ जाओ। Communal tensions. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कांग्रेस रूल आफ्टर 1936 इलेक्शंस ऑन मुस्लिम। जो मनफी यानी कि नेगेटिव बुरे असरात पड़े 1936 में कांग्रेस एक पार्टी जमात के इंतखाबात में जीत जाने के बाद, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट किसके लिए पड़ा? मुसलमानों के लिए। चूँकि कांग्रेस के अंदर जो पार्टी ये थी कांग्रेस की, इसमें हिंदुओं की अक्सरियत मेजॉरिटी जो थी वो वजारतों पर आकर कब्ज़ा उन्होंने करा, यानी कि वही ज़ाहिर मेजॉरिटी थी तो लिहाजा वही सीटें जीते। 1936 से 37 तक जो कुछ हुआ वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ और आपसे अभी पूछूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? गौर से इसलिए आपने सुनने, ये पॉइंट्स मैं किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूँगा और उससे पूछूंगा। 1936 टू 1937 जो सूबाई इंतखाबात हुए, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत वो कायम हो गई। यूँ समझ लो इनकी पार्टी जब जीत गई तो हुकूमत भी उनकी हो गई। और बसगीर के मुसलमानों के लिए ये एक बिल्कुल ख़तरनाक मौका था, डरावना ख्वाब जिसको कहा जाता है। समझ आ रही है बात? और इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स मुस्लिम जो उस वक्त माइनॉरिटी के अंदर उस सूबे के अंदर मौजूद थे उसके अंदर पढ़ने जा रहे थे। मुसलमानों कहने का बहुत नुकसान होना था इस चीज़ का। अब इस दौर में मुसलमानों को देखा जाए पॉलिटिकली वाइज भी और इसी तरह उनके रिलीजियस वाइज और सकाफ़ती एतबार से भी, इक़्तिसादी तौर पर भी मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ने लगा, और ज़ाहिर है ऐसा होता भी है। पहला जो सबसे बड़ा मसला सामने आया, फर्स्ट पॉइंट, वो था हिंदू राज। कांग्रेस वजारतों का तर्ज अमल, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसका जो तरीक़ेकार था वो ज़ाहिर हिंदुआना अंदाज़ था, मुसलमानों का अपना अंदाज़ है। तो सबसे पहले हिंदू राज से जो है ना क्या फ़र्क पड़ा? पहला पॉइंट कि कांग्रेस ने उन तमाम सूबों में जहां वो अक्सरियती पार्टी थी, मेजॉरिटी के अंदर थी, मेजॉरिटी पार्टी थी, मुसलमानों के साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार किया, यानी कि दुश्मनाना, जैसे ये इनके दुश्मन हैं। और मुसलमानों ने इस हिंदू राज को बिल्कुल बहुत ज़्यादा महसूस भी किया। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। और इससे मुसलमानों को बड़ा ख़तरा क्या पेश आया कि मुसलमान अपनी जो एक पहचान थी, इंट्रो था, वो खोने लग गए कि भाई मुसलमान क्या होता है। जब मुसलमान का लिबास ही बदल जाएगा, उसका खाना पीना, तौर तरीके, उठना बैठना सब इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, और लेकिन ज़बान से वो कहे मैं मुसलमान हूँ, तो ये मुसलमान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी असल रियल जो उसकी पहचान थी, इंट्रो था, वो उसने खो दिया। सेकंड जो सबसे बड़ा मसला हुआ वो था सकाफ़ती मजहबी आज़ादी पर हमला। सकाफ़त आप जानते,
इंसान का ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, ये तौर तरीके अंदाज इसके जो होते हैं, तो वो होता है मुसलमान की अपनी सकाफ़त, एक पहचान। और उसको जो है ना वंदे मातरम ने ख़त्म करने की कोशिश की। कांग्रेस ने वंदे मातरम को कौमी तराना करार दे दिया कि जब भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं भी आएगा बंदा तो पहले ये तराना पढ़ेगा। अब भाई हिंदुओं का तराना मुसलमान क्यों पढ़े, लेकिन मजबूर कर दिया जाता था, पढ़ना पड़ता था, उसके बग़ैर काम नहीं चलता। तो जो एक मुस्लिम दुश्मन गीत था वंदे मातरम, और इसमें उसे मुसलमानों के जज्बात जो है वो बड़े मजरूह हुए। अज़ान मसाजिद की जगहों पर अज़ान की पाबंदी लगा दी गई और मसाजिद के सामने शोर मचाने की कोशिशें की जाती। गायें ज़िबा करने पर इनको क्या किया जाता, मना कर दिया जाता, पाबंदी लगा दी जाती। हालांकि मुसलमानों के लिए तो इसका कुर्बान करना ये फ़र्ज़ के दर्जे में, जो माली एतबार से साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी क्या है, फ़र्ज़ है। एक लड़की है जिसके पास सोना रखा हुआ है, अब इस पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है हर साल। अगर इसने कितने साल कुर्बानी नहीं की तो इसके गर्दन पे तलवार लटक रही है और मरते ही वो इसके गर्दन पे कर्ज रह गया। इस वजह से हो सकता है कि इसको जन्नत में जाने से रोक दिया जाए, जहन्नुम में डाल दिया जाए, क्योंकि इसकी सज़ा है। एक लड़की जिसके पास सोना है तो उसको ज़कात भी अदा करनी है, ख़ुद करनी है, उसका शौहर भी नहीं करेगा, ना उसका वालिद के ज़िम्मे ही है, ना उसके भाइयों के ज़िम्मे। जब माल ऑनरशिप इसकी है, सोने की चांदी की या जो भी इसने पैसा जमा किया हुआ है, तो ज़कात भी इसी पर फ़र्ज़ है, ये खुद देगी, भले इसके पास पैसे ना हो, सोना बेच के दे थोड़ा सा। और कुर्बानी भी ये खुद ही करेगी, इस पर फ़र्ज़ है। बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई आओ तुम्हारी कुर्बानी हो रही है, देखो। बल्कि अगर वो छुरी भी खुद फेरे तो ये तो और अच्छी बात है। सख्त दिल होना चाहिए इन मामलात के अंदर, जो शरीयत ने आपको। तो बहरहाल हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर सोना उनके पास है लेकिन ना वो ज़कात देती हैं आ जाएँ, और ना ही वो उसका जो है ना कुर्बानी करती हैं, हालांकि साहिब निसाब है माशाल्लाह से। भाई ये मसला समझ आ गया ख़वातीन फीमेल्स को, समझ आ गया बच्चियों आपको, माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसा हर दूसरी लड़की के साथ मसला है, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल साफ कि अगर आपके पास सोना है, चांदी रखा हुआ है, माल है, रुपए हैं, पैसे हैं, डिजिटल करेंसी है, पेपर करेंसी है, प्लास्टिक करेंसी है, जोन सी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर निसाब जब पूरा हो गया तो अब ज़कात भी आपने खुद ही देनी है और कुर्बानी भी आप पर फ़र्ज़ है। तो हम यही बात कर रहे हैं, मुसलमान पे कुर्बानी फ़र्ज़ है लेकिन हिंदू उसको रोक रहा है और मुसलमानों के मजहबी उमूर में मुदाखलत कर रहा है। गाय ज़िबा करने पे पाबंदी लाजमी करार दी गई। इसी तरह वर्दा स्कीम, गांधी की पूजा, ये क्या होता था स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में गांधी की तस्वीर की पूजा मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ था, और वो कहा जाता था पहले ये गांधी को भाई ये जलाओ, दिया जलाओ, इसको घुमाओ 3 दफ़ा 7 दफ़ा और फिर जाओ क्लासों में बैठो तराना वंदे मातरम पढ़ने के बाद। तो ये क्या था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। आप यहाँ से उड़ जाएं, वो कोने पे जाएं। थर्ड पॉइंट क्या था, तालीमी और लिसानी मसाइल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, जो सबसे बड़ा मसला आया। सीपी और बिहार में ये स्कीम मुतारफ़ कराई गई, इंट्रोड्यूस कराई गई। विद्या मंदिर स्कीम, जाओ ना भाई, उस्ताद की बात माना करो, बाकी सब छोड़ दिया करो। नहीं तुम बात करो, नहीं करो, आप वहाँ बैठो बस। नहीं टीचर की बात, हाँ वो पंखा खोलो, वहाँ से एक बच्ची जाओ, वो आप बेटा पंखा खोल दो इनके लिए, वहाँ से फ़ैन ऑन करो। अच्छा, तालीमी और लिसानी मसाइल ये क्या थे कि एक स्कीम मुतारफ़ कराई गई, विद्या मंदिर स्कीम। स्कूलों में मंदिर की तालीम लाजमी करार दी गई। जैसे आपके यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है ना मस्जिद की तालीम जो है वो या इस्लामिक एजुकेशन लाजमी मैंडेटरी कर दी जाए। हालांकि हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ में स्टूडेंट्स होते हैं, होली कुरान में भी होते हैं,
लेकिन हम उन पर थोपते नहीं है किसी चीज़ को। अब जैसे प्रेजेंटेशन का मामला आया तो हम उनको इस बात की परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, उनका ग्रुप अलग बनाते हैं कि भाई ताकि उनके लिए एथिक्स हैं, वो अपने मैनर्स जो है बयान करें, वो बताएं, उसकी प्रेजेंट करें, अपना टॉपिक खुद सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हाँ, ये मकसद हम उनके लिए लाजमी नहीं करते करार कि भाई आप हिंदू है तो मैंने नज़र में रख लिया जी ये 4-5 स्टूडेंट हैं ये हिंदू हैं, अच्छा जी आप जो है ना वैसे ही बकरा ईद करीब आ रही है, अब आप कुर्बानी पर प्रेजेंट करेंगी। अब वो सोचेंगी अंदर से बेचारी या लड़के कि यार ये सर ने हमारे साथ क्या किया। तो ये क्या होता है, गलत है। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की हमें तालीम नहीं देता। तो जब हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें नहीं इस पर वो करता, तो आप हमें कैसे मजबूर कर रहे हैं। तो लिहाजा हम भी फिर मजबूर होने वाले लोग नहीं हैं, ये आप बोल जाएं। तो अब उनके लिए लाजमी ये बात करार दी जाती थी। ये 4th पॉइंट अब देखो, इक्तिसादी तौर पे भी मुसलमान कमज़ोर होने लग गए। कांग्रेसी हुकूमतों ने मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों पर बैन लगा दिया। जिस तरह यहाँ कराची में भी कोटा सिस्टम है, हालांकि जो यहाँ पर ओहदे निकलते हैं, जो सीटें इधर निकलती हैं, उसूली तौर पर देखा जाए तो यहाँ के मकामी लोगों को मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन यही नहीं होता। और जी कोटा सिस्टम ऐसा है कि जी वो 10 घंटे दूर से एक बंदा आएगा सफ़र करके और उसी का डोमिसाइल यहाँ का एलिजिबिलिटी है। सिर्फ आप डोमिसाइल में मार खा गए, अगर डोमिसाइल आपने चलो लड़काना का बनाया हुआ भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आप ज़बान में मार खा जाएंगे। वो आपसे जो ज़बान बोलेंगे आप वही नहीं बोल पाएंगे। चलो हमारे वालिद ने वो ज़बान भी सीखी थी, हमने भी कुछ कुछ सीखी है, चलो आपने ज़बान भी बोल ली, अब वो ज़ात में आ जाएंगे, कास्ट क्या है, किधर से, और फलाना और ख़ानदान, और जब तक वो नहीं कुछ जुड़ेगा, अगर चलो आपने जोड़ भी दिया, फिर वो आ जाएंगे जी अब इतनी रिश्वत। भाई ये क्या सिस्टम हो गया। एक बेचारा इतना अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान या लड़का या लड़की, उसको आप जॉब नहीं दे रहे, एक अंगूठे छाप को जिसने नकली डिग्री बना के ला के आपको पेश की, आपको पता भी है, लेकिन आपका चूँकि इलाके का है और आपकी ज़बान का है, और बस ये इससे क्या हो गया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क यहाँ से शुरू हुआ। और यही चीज़ जो है ना आपने देख लिया कि अभी कितना बड़ा इनकलाब लेकर आए ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश के अंदर। तो यही तो हुआ था कि जी ये जिन्होंने बांग्लादेश के बनने में, उनकी साख्त में, उनकी बुनियादों पिलर्स के अंदर जिसका हाथ है, जिस ख़ानदान का, इसी के औलादे चाहे पढ़ी लिखी ना हो, उनको ये सरकारी अच्छी जॉब्स जो है ना सीटें उनको मिलेंगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी गलत फहमी है कि ये सरकारी जो सीट होती है ये बस अहमी होती है, इसमें तो सैलरियाँ भी कुछ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा भी हमें मिल जाएंगे पैसे 70-80 हज़ार 90, और प्राइवेट अगर हम करेंगे तो हमें जो है जी 2.5 लाख रुपए की भी कहीं मिल जाएगी। तो हमारे नौजवान ज़्यादातर गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे पड़ते ही नहीं हैं, इनको तो बेचारों को तरीका ही नहीं पता है कि अप्लाई कैसे किया जाता है। इस कदर मुश्किल बनाया गया है इस सिस्टम को जानबूझकर, और वो देहात से उठकर आता है, उसको सब पता होता है। आप जिस बंगले में साथ में सो रहे होते हैं उसके साथ ही जो सरकारी स्कूल कॉलेज होता है, वहीं पर वो आकर जो है ना टेस्ट देता है, और वहीं से कामयाब होकर और जी कभी डीएमसी में लग जाते हैं, कभी केएमसी में लग जाते हैं, कभी किधर लग जाते हैं, और फिर आपके ऊपर राज करते हैं। हमारे ऊपर ही तो राज करते हैं और क्या करते हैं। और हम भी उन्हें करने देते, हम आगे नहीं बढ़ते, हमारी गलती है, क्यों नहीं आगे बढ़ते। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमें भी ऐसी, ये सिर्फ जॉब्स नहीं होती हैं, ये बिज़नेस होता है पूरा। और इस बात को मैं मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं कहता। सिंधियों का ना अच्छे भी होते हैं, हर जगह जमात में लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता, ज़बान पे मैं नहीं जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा बन गया है। हम लिसानी बात कभी नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कह रहा हूँ। तो ये बड़ा मसला है ये। हालांकि जिसका हक है वो अगर कोई मार रहा है गलत तरीके से भी, तो फिर वो कल को इसका जवाब देगा।
और हम तो देखते हैं ना इन इदारों के अंदर जो हालात हुए में ना, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बिज़नेस है। अब वो कहते हैं जी मैं 50 लाख रुपए देकर लगा हूँ, और ये 50 लाख मेरा इतने अरसे के अंदर मुझे निकालने, फिर ऊपर मेरी कमाई है सारी, ये तो बिज़नेस हो गया। हाँ, बल्कि एक बड़े बंदे ने जो पाकिस्तान की उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर आपको करप्शन ख़त्म करनी है ना, उसने महकमों के नाम बताए, इन महकमे के लोगों को आप घर में बिठा दें, आप उठें यहाँ से, वो पीछे बैठे हैं, इन इदारों के लोगों को आप घर पे बिठा दें और घर पे ही तनख्वाह सैलरी बोलें घर पे मिल जाएगी आपको आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि इनके आने से क्या होता है, पाकिस्तान की साख ख़राब होती है, रिश्वतें मांगते, जब सीट पे बैठते हैं पूरा प्लान करके आते हैं कि आज हमने किससे कितना माल निकलवाना है, आज कितना किससे लेना है, कितनी फ़ाइलें जमा हुई हैं, कितनों बेवाओं को हमने रुलाना है, कितने ज़रूरतमंद लोग जिनका पैसा हमने फंसाए हुआ है उनसे कितना कमीशन लेना है, कितना किससे रिश्वत लेनी है, किससे मिठाइयाँ लेनी है, किससे फलाना लेना है। ये सब चीज़ों ने सिस्टम ख़राब किया। ऐसे लोग जो है ना वो जब तक रहेंगे तो बस फिर मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वालों को पता नहीं है, ऊपर वाले सबको पता है, वो सब इसमें शामिल है। अब आ जाए 5th पॉइंट पे, फ़िरका वाराना फसादात और नाइंसाफ़ियाँ। उस दौर में भी हिंदू मुस्लिम फसादात आम हो गए, जिनमें पुलिस और अदलिया का रवैया जानिबदाराना होता था। अक्सर औकात मुसलमानों को ही कसूरवार ठहरा दिया जाता था, अगरचे गलती किसी की भी हो। कांग्रेस ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए मास कंटेंट मुहिम शुरू की ताकि मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात के तौर पर ख़त्म किया जा सके। इन तमाम इक़दामात के नतीजे में मुसलमानों को ये ज़ाहिर कराया गया, यानी कि जिसको कहा जाता है कि उनको फ़िज़िकली ये दिखाया गया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उनका दीन, सकाफ़त और हुकूक, उनके राइट्स जो हैं ये महफूज नहीं। लिहाजा फिर मुसलमान तो ज़ाहिर एक मुस्लिम नेशन है, एक बाज़ाब्ता लाइफ ऑफ कोड ऑफ लाइफ है इनके पास। तो ये तो कभी भी जो है ना ऐसी कौम है मुसलमानों की कि ये दब कर नहीं चल सकती है, ग़ुलाम बन के चल नहीं सकती है। तो हम अभी ये हैरान है कि ये ग़ुलाम बन के चल कैसे रहें, ये मेरी भी अकल से बाहर है। और बड़े बड़े लोगों की अकलों से ये बात बाहर हो चुकी है कि इनको किस अंदाज से और कैसी टेक्निक से इन हुक्मरानों ने ग़ुलाम बना दिया, और वाकई हम ग़ुलाम बन गए। अभी कोई भी मतलब एक होने को तैयार नहीं है। या आप मोबाइल बंद करें और उठें यहाँ से और यहाँ आ जाएं आगे। तो ये बड़ा फुल प्लानिंग के साथ जो है ना ये सारे मामलात किए गए कि अब आप देख लें किस कदर जो है ना इन बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ये हमें समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये हम किस तरफ चले गए। वरना हम तो कभी भी ऐसी कौम है ना कि हम कभी भी नहीं दबते, अपने लोगों से भी नहीं दबते। ये मुसलमान की खासियत है। बात समझ गए? चलें अब यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें 1st पॉइंट से। हाँ, ऊपर का पैराग्राफ तो पढ़ लिया था इन्होंने। फ़िरका वाराना कशीदगी थी ज़ाहिर है जब कांग्रेस जमात जिसमें अक्सरियत मेजॉरिटी जो थी इस पार्टी के अंदर वो हिंदुआना क़यादत थी और मुसलमानों को उसी की वजह से मुतासिबाना रवैये का सामना था। तो बात पे मुख्तलिफ जब ऑर्डर्स निकलते तो ज़ाहिर है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, वही कशीदगी का ज़रिया बनते थे आपस में, जिसको फ़िरका वाराना कशीदगी भी कहा जाता है। चलें नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, माइनॉरिटी कंसर्न यानी कि जो अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जब भी डिसीजन लिए जाते तो वो मेजॉरिटी वाइज होते और हिंदुओं के
मुफाहमत में होते और इनके मुखालफत में होते हैं मुसलमानों की। तो ये भी इनका एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये हमारे साथ क्या है, ज़्यादती हो रही है। जैसे हमारे यहाँ भी बाज़ जमातें ऐसी होती हैं ना, कमज़ोर होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें दीवार से लगाए जा रहे हैं, तो वो यही चीज़ होती है। ऐसे ही उस वक्त मुसलमानों के साथ रवैया किया जा रहा था। चलें आगे, थर्ड पॉइंट। हाँ, पीछे वाली लड़की। हाँ, एजुकेशनल वाइज और इसी तरीके से जो है ना लैंग्वेज वाइज भी उन्होंने मुसलमानों की मुखालफत के अंदर ही बाज़ ऐसे शिक़े और पॉइंट्स बना दिए जाते थे तालीम के हासिल करने में भी कि वो मुसलमानों के लिए बड़े मुश्किल होते थे। तो लिहाजा उस एतबार से भी मुसलमान अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। चलें इकनॉमिकल, किसका नंबर उसके बाद? हाँ चलें, सेमिस्टर के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ इकनॉमिकली डिस्पैरिटीज़, इसका क्या मतलब है? तनाज़ात, कौन से? मुआशी। हाँ, जैसे ज़ाहिर है हर इंसान अपनी एक मईशत को दुरुस्त करता है, ठीक करता है। मुसलमान भी यही चाहते थे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, और इसी चीज़ में मुसलमानों को पीछे रखा गया, इक्तिसादी तफावुत के अंदर रखा गया। जो इस्लाहात उसके लिए होनी चाहिए थी ज़मीनी एतबार से, अगर मुसलमानों के पास उस वक्त ज़मीनें थीं, खेती बाड़ी करते थे वालेकुम, या चमड़े का काम करते थे खुसूसन, तो उसमें भी मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है ना शराइ लगा दी जाती थी और क़ैदें लगा दी जाती थी ताकि ये काम भी ना कर सकें। जैसे कि आप यूँ समझ लें, टैक्स की भरमार, टैक्सेस की भरमार। और हमारे ज़माने में इस वक्त जो है आप एक साबुन भी ख़रीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स है। चावल, जो रोटी, आटा, हालांकि बुनियादी खुराक है, इस सब पर टैक्स ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और आप अदा कर रहे हैं। सरकार का टैक्स अलग अदा कर रहे हैं, जो उसको पहुंचा रहे उसका टैक्स अलग अदा कर रहे हैं, दुकान वालों के टैक्स, वो भी जो दुकानों का अपना टैक्स आता है, कमर्शियल शॉप है कमर्शियल, तो अब वो फैक्ट्रियां ये सब अपने टैक्स भी लगाती हैं कि जी हम अपनी तरफ से क्यों अपनी जेब से बिल भरेंगे, हम तो कस्टमर के ऊपर डालेंगे, उस पर ही सारा डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ क्या है, मुसलमान से टैक्स लेना हराम है। मुसलमान के ऊपर टैक्स नहीं है, कोई सा भी टैक्स नहीं है। जीएसटी हो, पीएसटी हो, वीएसटी हो, वीएस हो, जो भी हो, कोई भी टैक्स मुसलमान पर है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। क्योंकि टैक्स अंग्रेज़ी में आप कहते हैं और उर्दू में इसको तावान भी कहा जाता है और जुर्माना भी कहा जाता है, और अरबी में इसको जिज़िया कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिज़िया मुसलमान से लेने से मना फरमाया, यह हराम अमल है। तो देख लें कितना बड़ा गुनाह, कुरान और हदीस शरीयत के ख़िलाफ़ हम अपने मुल्क में, जिसको हमने कुरान के नाम पर बनाया था, कर रहे, और सब इसमें शामिल हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारी चेन शामिल। देने वाले तो मजबूर हैं ना, लेने वाले कोई मजबूर कहीं पे भी नहीं है। ये वो छोड़ दें कि हम ये मजबूर है, हमने मुल्क को कैसे चलाना है, तो भाई आप कुरान हदीस के मुताबिक चलाएं। कुरान हदीस ने टैक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको दी हुई है और वो ज़कात है। और मुसलमान सिर्फ ज़कात, खुमुस और उशर, ये तीन चीज़ें देता है, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है उस वक्त। खुमुस तो ये होता है कि जो आपकी ज़मीन से फसल और गंदम और ये सब, उस पर 5वां हिस्सा देता है। ये ज़कात की बहन है, सिस्टर है। और अगली सिस्टर बहन जो है वो उशर है कि ज़मीन से ख़जाना मिल गया और ज़मीन से धात निकल आई कोई, और इसी तरह जैसे कोई कान है, सो जो है ना अपना इसकी
कोयले की या नमक की, इस तरीके से। तो जो इस तरह होता है उस पर फिर 10% देना पड़ता है। बस इन 3 के अलावा मुसलमान पे कोई चौथी चीज़ नहीं है। टैक्स तो मुसलमान पे है ही नहीं। जिजिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर लाजिम करार दिया था कि ये एक जुर्माना है, ये गैर मुस्लिम अदा करेगा, ये वो पेड करेगा। मुसलमान के ऊपर जुर्माना नहीं है, किसी भी किस्म का नहीं है, प्लेंटी भी नहीं है। अगर आपने बिल नहीं जमा कराया, ड्यू डेट निकल गई, एक्सपायर हो गई, अब वो जी आपके ऊपर लगा देते हैं ना, टोटल के हिसाब से परसेंटेज निकाल के। जो लगाने वाला शख्स है ना, इसकी जॉब भी हराम है। जी हाँ, और ये लगाना जिस पे मुसलमान पे लगा रहे हैं वो अलग गुनाह है। नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स है बस। जिजिया है, वो अपनी जान की हिफाजत का जिजिया देता है, अपने माल की हिफाजत का जिजिया देता है। मैंने एक दफा मेरी सेम फ्रेंड का मैंने पे किया था, तो सर ने कहा था कि नहीं पे करो, जो जनरल को पे करो, मैंने अपनी दोस्त की पेमेंट की था। नहीं, वो नहीं लेते, नहीं लेते। मेरी अपनी फ्रेंड का था, उसको मैंने चालान पे किया था, तो उसकी ड्यू डेट थी, तो मैंने उसको ड्यू सा पे किया, तो सर ने कहा बेटा ड्यू के साथ नहीं करना, जेनेरिक सा करना, ड्यू नहीं लेते। तो उन्हें एक्चुअल दिया था, ड्यू नहीं। हाँ, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि जैसे ये इधर बात कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, उसको लोग अक्सर कहते हैं, तो वो भी जुर्माना आयद करता है, लेकिन वो जुर्माना ख़ुद इस्तेमाल नहीं करता। ये उलमा जानते हैं ना उस चीज़ को, उन्होंने समझा दिया उनको। तो वो जुर्माना सिर्फ इस उससे लेते हैं कि ताकि आइंदा जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम मतलब सबमिट करा दिया जाए जो भी पैसा है ना, और वो लेकर एक हेड है उनका, यतीम व फुकरा और उन सब का, उसमें डाल देते हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश ही होती है कि इस पर ना लगे ये पैसे जुर्माने के। अगर वो किसी मजबूरी के तहत लग भी जाता है ना, तो जब इनको मिलता है तो वो खुद इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, ज़कात नहीं कर सकते ना। ये हमारे यहाँ आवाम में ये पॉइंट इन्होंने अच्छा है कि रेज़ करा। मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा है उसके 10,000 गिर गए। अब वो क्या बोलता है, जी 10,000 तो ऑलरेडी गिर गए, किसी को मिल गए होंगे, अब तो मुझे मिलेंगे नहीं, चलो वो ज़कात की मद में मैं माइनस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। बात समझ आ गई? ज़कात आपको फिर भी अलग से देनी पड़ती है, और ज़कात जो है ना वो नीयत से देनी पड़ती है। आपने वो ज़कात की नीयत से दिए भी नहीं, और ना उन्होंने ज़कात की नीयत से लिए। बात तो देखें, रियल तो यही है ना। मैंने असल बात तो आपको बता दी कि जुर्माना किसी तौर पर है ही नहीं जायज़। टैक्स जो है मुसलमान पे है ही नहीं, मुसलमान से लिए ही नहीं जा सकता। हाँ, जो ले रहा है वो खुद इसका ज़िम्मेदार है, देने वाला तो मजबूर है, वो तो बेचारा अपना काम चलाने के लिए मजबूरन देते थे। हाँ, होना भी यही चाहिए, और ये सिर्फ अगर डराने के लिए है तो अच्छी बात है, वरना बुरी बात है कि बाज़ जगहों में आप देखें, स्कूलों में और मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर भी ये जानबूझ के फंसाने के लिए होता है। ये जो कर्ज़ा है, डेप्ट है, ये भी जानबूझकर आपको मतलब फोर्स किया जाता है एक तरह से, कई अंदाज़ों, कई तरीक़ों से कि आप ले लें। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया इससे कि आप यानी कि फाका कर लें लेकिन कर्ज़ ना लें, भूखे मर जाएं कर्ज़ ना लें, क्योंकि कर्ज़े को आपने बुरा करार दिया, अच्छा करार नहीं दिया। आपने लिया इस मजबूरी से कि ताकि मेरी उम्मत को मसाइल की नॉलेज हो जाए, इनको ये मसाइल समझ आ जाएं। कर्ज़ देखो हराम तो नहीं है लेना, हलाल तो है, लेकिन बहुत आखिरी दर्जे में जाकर। लेकिन जब आदमी मकरूज़ हो जाता है ना, फिर वो ग़ुलाम बन जाता है। जैसे हम देखो माशाल्लाह पूरी कौम, बड़े से लेके नीचे तक के हाथ में कशकोल है, और हम कैसे मकरूज़ होकर ग़ुलाम बन गए।
तो ये बिल्कुल हकीकत है। आप जिससे नमक जिसका खा लें और फिर भी उसके सामने गुर्राएं, तो ये आपकी कम ज़रफ़ी भी है और गलती भी है कि आपने उसका नमक क्यों खाया। अभी परसों की बात है, एक जगह हम बैठे हुए खाना खा रहे थे, हमारे दोस्त ने हमारी दावत की थी, तो एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं ना अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, तो एक आध ऐसे आगे बैठ गया। हम तो मना नहीं करते, खाओ भाई। तो एक और ने ना ऐसे ही बात कह दी कि यार जब किसी का नमक खाए जाते हैं फिर उसके सामने आप फिर बोल नहीं सकते कल को। तो वो बंदे ने खाना ही छोड़ दिया, चलो हट गया वो उठ के। उसको बड़ा बोला सबने कि वो, लेकिन नहीं आया। उसने बोला नहीं नहीं मैं बस थोड़ा सा ही खाता हूँ, खा लिया मैंने फिर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रखी थी वो तो उसने पी नहीं बिल्कुल भी। तो ये बात है कि आप जब किसी से कर्ज़ ले लेंगे तो आप, अच्छा फिर कर्ज़ लेने का पीछे इनका मोटिव, मकसद ये है कि फंसाना। 50,000 का कर्ज़ दे के अब वो लाखों सूद लगा के ना, और आपको फंसाना उनका असल मकसद था कि फंस जाए बस, और फिर ये हमारा ग़ुलाम बन जाए, हमें पूरा ज़िंदगी जो है ना अदाई करता रहे। तो ये चीज़ गलत होती है। बहरहाल चले भाई, 5th पॉइंट किसका नंबर था? कांग्रेस जमात का एक मकसद सियासी रहनुमाई करना भी था, सियासी एतबार से नुमाइंदगी करना भी मकसद था, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रही। चलें 5th पॉइंट, पीछे वाली लड़की। आगे करूं? हिंदुस्तान छोड़ो ये जो तहरीक थी वो शुरू हुई दूसरी जंग अज़ीम के बिल्कुल ही फ़ौरन बाद ही, और उसका भी जो मकसद था वो कांग्रेस और बरतानवी हुकाम के दरमियान जो आपस में कशीदगी पैदा हुई, तो ये उसी का नतीजा था। ज़ाहिर है जब हिंदू को भी कुछ पावर मिली तो उन्होंने भी देखा कि ये जो बरतानवी ब्रिटिशर्स हैं ये तो अब मुसलमानों के तो मतलब मुखालिफ थे ही और हमारी मुफाहमत में थे, लेकिन अब वो उनके लिए भी ख़तरे जान बनने लग गए। तो फिर ये एक तहरीक भी उसके दरमियान ही शुरू हुई थी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये आगे आ भी रहे, वहाँ मैं समझा देता हूँ। बहरहाल ये पॉइंट समझ आ गए, मैंने स्टार्ट में भी आपको सारे समझाएं। क्या पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स? आप कोई समझा सकता है हमें? 6 पॉइंट्स यहाँ पे समझाएं, और किस चीज़ के पॉइंट्स से ये भी बताओ। जो बताना चाह रहा है हाथ उठाए फिर बताएं। हाँ जी, कौन बताना चाह रहा है? वो लास्ट वाली लड़की। तुम बताओ, तुमने क्या सुना है पूरा अभी तक पूरी क्लास में? क्या बता रहे थे यहाँ? चले भाई आप बताएं, वो नाश्ता नहीं करके। चलें आप बताएं। हाँ, कितनी देर से तो बैठे वो क्या सुन रहे थे? जो तुमने सुना वो बताओ, जो समझ आया वो बताओ, जितना भी तुम्हें समझ आया। किस चैप्टर पे बात हो रही थी? चलो उसके साथ वाला लड़का आप बताओ। हाँ, कांग्रेस पार्टी 1936 में इलेक्ट्रेट जो इनके सूबाई वो हुए थे उसके अंदर वो जीत गए, और मुसलमानों के ज़ाहिर मुखालिफ हैं हिंदू, तो वो अपने एतबार से अपनी पावर्स को ही बढ़ाते रहे
और मुसलमानों की मुखालफत करते रहे। सही है, ये पॉइंट भी वैलिड है। हाँ भाई, आगे कुछ और बताओ आप। नेक्स्ट लड़का। पाकिस्तान है, इसमें ये टैक्स देना हुआ है, वो मना है, लेकिन फिर भी हम लोग से टैक्स दिया जाता है, तो ये इस्लाम के खिलाफ है ये। हाँ, ये तो मैंने चलो करंट व्यू में बात की ना, तो ये बात निकली यहाँ से थी कि उस वक्त भी मुसलमानों को ज़राअत के अंदर, चूँकि मुसलमानों की ज़मीनें थीं, किसानों का काम कर रहे थे, चमड़े का काम, तो उस पर वो टैक्स उस वक्त भी लगाया। ये अंग्रेज़ ने लगाया था सबसे पहले मुसलमान पे, वरना तो कोई दुनिया में सोच ही नहीं सकता था कि मुसलमान के ऊपर भी टैक्स लग सकता है, जो मुसलमान खुद अंग्रेज़ पे टैक्स लगाता है। और सर आपने कहा था मुसलमान कौम जो है कोई गुलाम कौम नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी जो है हम गुलामी की जिंदगी गुलाम कैसे बन गए, ये भी मैंने करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी, और उस वक्त के एतबार से वो बात कुछ और थी जहाँ से वो बात निकली। हाँ जी। वहाँ पे जो है उनकी कोई तालीम वगैरह नहीं थी, जो हिंदुओं की रिलीजियस थे ना वही उनको पढ़ाया जा रहा था। हाँ, वंदे मातरम पढ़ना है, तराना, और वो जो इनका गांधी, उसकी तस्वीर को जो है पूजा करना पड़ेगा। हाँ, महात्मा गांधी साहब, हाँ वही। ठीक है, और कौन लड़की बता सकती है? हाँ भी, आप बता दो। कांग्रेस की सियासी नुमाइंदगी की ठीक नहीं थी। सिर्फ हिंदू को रिप्रेजेंट करते थे, मुस्लिम को नहीं करते थे। हाँ, सिर्फ मुसलमानों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, अपने हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो कर रहे थे, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से मुसलमानों को अपने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल अलग से, अलहदा से। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब देखो आगे, अब किसका नंबर है, वहाँ से पढ़ना शुरू करें लास्ट से। पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या हुआ? क्या करना है? बड़ा करूं? और इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? ये नज़र नहीं आ रहा आपको? अच्छा, हेडिंग नहीं पढ़ोगे आप? हेडिंग्स हटा दूं? चलो हटा रहा हूँ हेडिंग्स, आगे आ जाओ। यहाँ से पढ़ोगी? दिख रहा है? तो तुम वहाँ बैठी क्यों हो? फिर उठो वहाँ से, जल्दी उठ जाओ, शाबाश। जब एक तो मैं असल चीज़ ही वहाँ से ये दिख ही नहीं रहा बोर्ड, जल्दी उठ जाओ फिर। तो ये तुमने मुझे पहले बोला कि मुझे पूरे मैंने स्लाइड्स वहाँ से पढ़ा के आ गया हूँ मैं। आपने मुझे बोला कि सर मुझे दिख ही नहीं रहे, जूम कर दें। सुनाई देना भी ज़रूरी है, दिखना भी ज़रूरी है भाई। जब आपको यही नहीं पता चलेगा किस पॉइंट के मुतालिक मैं बता रहा हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ, आई साइट कमज़ोर है आपकी, तो फिर आगे बैठना चाहिए आपको, तो फर्स्ट रो में, पहली सफ़ में बैठना चाहिए। उठ जाओ वहाँ से जल्दी से। अच्छा, अभी आप उठो, इधर आओ, इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं। चलो नेक्स्ट लड़की, आपको दिख रहा है? आपने पढ़ा था आपके साथ वाली? चलो आप पढ़ो। क्वाइट इंडिया मूवमेंट। आप उठ के आगे आओ, जल्दी करो, इधर पहली सफ़ में। नहीं सही है ना, मैं कह रहा हूँ उठें जल्दी से, वहाँ से आ जाए, जल्दी उठो वहाँ से। हाँ ले, जल्दी आगे आओ, पढ़ो ना भाई आप तो। हाँ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से दिख रहा है आपको? बेहतर दिख रहा है? वो तो बहुत ज़्यादा करीब की होगी ना, जो बिल्कुल करीब से, ये तो इतना करीब नहीं होगा। सही दिखना चाहिए वैसे यहाँ से। वो तो लाइट का शेड अलग आता है, लाइट का शेड अलग चीज़ होती है। बाद में वो सिर्फ एक जगह कहीं आ रहा होता है, हर जगह नहीं आता वो भी। हाँ जी, नहीं ये थोड़ी आपने पढ़ा है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट नहीं था।
हाँ तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। यूँ है कि जैसे ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा और फिर अंदर दाखिल हो गए, तो गहराई के साथ पढ़ना यही उसकी आइडियोलॉजी है। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पर दूसरी जंग अजीम के असरात क्या मुरतब हुए, क्या इम्प्लीमेंट हुए, अब उस पर बात हो रही है। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जो थी ये शुरू की गई, और ये किस सूरत में, कंडीशन में शुरू हुई, फिर हिंदुओं की जानिब से। पहले तो मुस्लिम्स इस बात का शोर मचा रहे थे ना कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो हुकूमत है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल नहीं इसमें किया जा रहा। लेकिन हिंदुओं की तो मुफ़ाहमत में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। लेकिन जब ये मामलात हुए हैं, इसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज आया है। वो ये हुआ कि फिर अब हिंदुओं के भी मामलात में इनकी तरफ से गड़बड़ आने शुरू हो गई। तो अब हिंदुओं की जानिब से भी जो है ना, इस पार्टी ने भी और उसके अलावा बिलउमूम आम तौर पे भी उन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये तहरीक शुरू कर दी कि भाई ये अंग्रेज़ को यहाँ से निकल जाना चाहिए, यानी कि हमारे दरमियान से निकल जाएं और इस हिंदुस्तान या बरसगीर को जो है ना वो छोड़ दें। तो 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हुई, बरतानवी राज के ख़ात्मे का मुतालबा किया गया। अब ये मुतालबा जो था वो हिंदुओं की तरफ से ज़्यादा था, तो लिहाजा मुसलमान तो पहले ही इस बात का मुतालबा कर रहे थे। तो अब इस तहरीक ने ना ज़ाहिर ज़्यादा ज़ोर पकड़ा, जिससे मुसलमानों की भी तहरीकों को फ़ायदा हासिल हो गया ऑटोमेटिक। अल्लाह की तरफ से होते हैं मामला। तो मुसलमान तो पहले ही जद्दोजहद कर रहे थे इस बात की, एक सेपरेट नेशन की। तो अब इस चीज़ के बाद मुसलमानों की भी जो तहरीकें थी, मूवमेंट्स थी, उस पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ा और बड़े पैमाने पर इसका रिएक्शन क्या सामने आया कि सिविल नाफरमानियाँ होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने बांग्लादेश के अंदर भी देखा, फिर उसके अंदर जब नौजवान निकलते हैं और उन पर अगर तशद्दुद कर दिया जाए या खुदा न खास्ता उसमें कई लोगों को मार दिया जाए, तो ये उस तहरीक की कामयाबी की और अच्छी बड़ी निशानी हो जाती है। चुनांचे यही हुआ, 400 नौजवान शहीद हो गए बांग्लादेश में, और देखें इनकलाब बर्पा हो गया। वज़ीर आज़म भाग रहे, सदर भाग रहे जान छुड़ा के, वो जी बड़े बड़े वज़ीरों को उठा उठा के उन्होंने पहाड़ों से ऊपर से समंदरों में फेंक दिया, और क्या क्या वाक़यात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये होना भी चाहिए। लुटेरों और गद्दारों और इस किस्म के लोगों का यही हाल होना चाहिए, जो हकदार को उसका हक हासिल ना करने दें और जालिम का साथ दें और मज़लूम के मुखालिफ खड़े हो जाएं। इसी तरह अपने माल और जायदाद को और बैंक बैलेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गरीब आवाम पर जुल्म से जुल्म करते चले जाएं और उनके मुखालिफ पॉलिसीज़ बनाते चले जाएं और उनकी सुनवाई भी कोई ना करें। और अगर अमीर कोई गलत काम कर ले तो उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए, और अगर गरीब से गलती से काम हो जाए तो उसे सूली लटका दिया जाए। और वो लड़की की कैसे कब्र पे जाके आंसू निकल गए, वो अगर आपने वीडियो देखी हो। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये आप समझते ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक। तो यही तो हमारी बदकिस्मती है ना, जब ऐसा होता है तो फिर इनकलाब लाना ज़रूरी हो जाता है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम ग़ुलाम बन कैसे गए। हम तो ऐसी कौम है नहीं, हमारे अपने जज्बात हैं, अपने एहसासात हैं। हम कभी किसी मुसलमान के मातहत रह के नहीं चल सकते, अंग्रेज़ के या गैर मुस्लिम के यहूदी के मातहत रह के कैसे चल सकते हैं, कभी भी नहीं। और हमारे नबी ने हमें ये सिखाया भी नहीं। हम तो वो कौम है मुसलमान जिसने इस कायनात की तारीख़ में सबसे ज़्यादा और लंबे अरसे की हुकूमत की है, और क़यामत में भी हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी जब दज्जाल आना है। तो क्या दज्जाल मेहदी अलैहिस्सलाम को मारेगा? नऊज़ुबिल्लाह, नहीं, उलट होगा। हज़रत महदी जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मदद करेंगे दज्जाल को, यानी कि जो यहूदियों का सरबरा है जिसके इंतज़ार में बैठे हुए गैर मुस्लिमों का, उसको देखें ताकत को ख़त्म करेंगे, याजूज माजूज सब मारे जाएंगे।
तो असल तो इक़्तिदार और ताकत मुसलमानों की वापस रिटर्न आनी ही है, लेकिन उससे पहले हमें भी इस काबिल होना चाहिए कि कहीं हम देखें हम दज्जाल की सफ़ों में तो नहीं खड़े हुए। लेकिन हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अक्सर दज्जाल की सफ़ों में खड़े हुए मुसलमान नज़र आ रहे होते हैं। ये वो मुसलमान नहीं है, इनका वो ईमान नहीं है जो दज्जाल की सफ़ों से हट जाएंगे। जो हमारा ईमान और नज़र आ रहा है ना बड़ा कमज़ोर है, तो वो जब दज्जाल सामने हमें तो थोड़ा सा कोई करतब दिखा दे तो हम भाग जाते हैं। थोड़ा सा करतब दिखा दिया जाए, वो दज्जाल तो क्या क्या दिखा देगा, उसके तो करतब ही अलग है। तो ईमान वाला सिर्फ उससे बच पाएगा और कोई थोड़ी। क्रिप्स मिशन, चले भाई नेक्स्ट कौन है? क्या है क्रिप्स मिशन भाई, किसको पता है? सर जो आपसे एक का एक मिशन आया था जिसने बात की थी पूरी, हाँ। एक रिपोर्ट तैयार हो फिर वो आज जाके सबमिट करवाई। जब ये सिविल नाफरमानियाँ बहुत ज़्यादा फैली ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई और इन्होंने देख लिया ब्रिटिशर्स ने कि भाई ये तो बड़ा मसला है, तो फिर एक मिशन बनाया गया, उसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ये 1942 में ही हुआ है और इस मिशन के तहत उन्होंने अपने रहनुमाओं को भेजा था। किस बंदे को भेजा था वो नाम भी आ जाता है, और उसने जो है ना यहाँ पर बातचीत करने के लिए आना था मुफाहमत के एतबार से, कि बैठा कर भाई इस मसले को हल किया जाए। अगरचे वो आया भी और उसके मुकाबले पर जो है ना कोई नतीजतन कोई फ़ैसला नहीं भी हो सका, यूँ समझ लें कि वो नाकाम हो गया था जिस मिशन पे ब्रिटिशर ने उसको भेजा था। क्योंकि जिन बातों पर, जिन चीज़ों पर, जिन पॉइंट्स पर बातचीत हो रही थी वो ज़ाहिर पॉइंट्स मुकम्मल तौर पे माने नहीं गए, तो आपस के आप कहते हैं ना मुआहदात कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए थे। आगे चलें, माउंटबेटन प्लान किसका नंबर है? इसके बाद Mountbatten Plan afterward in 1947 or British Mountbatten was appointed as the last Viceroy of India to oversee the transfer of power. The Mountbatten Plan eventually led to the partition of India and the creation of India and Pakistan as independent nations. माउंटबेटन प्लान फिर क्या था 1947 में। इसको फिर नेक्स्ट उस तहरीक के यानी कि उस प्लान के नाकाम होने के बाद इसको भेजा गया वाइसराय बनाकर यहाँ का आखिरी, और इसके मुताबिक इनको फिर असल इसका जो है ना फ़ैसला कौन कोई मरहला तय करना था। वो फिर यही तय हुआ, फाइनल जो डिसीजन हुआ कि भाई इनमें सेपरेशन ही कर दिया जाए, अलहदगी कर दी जाए, अलग अलग मुल्क बना दिए जाएं, यानी सरहदें खींच दी जाएं, यूँ समझ लें समझने के लिए। तो इकनॉमिक ड्रेन, ये नेक्स्ट लड़की पढ़ लो, किसका नंबर है? पीछे है ना, वो लास्ट वाली लड़की का नंबर है। इकनॉमिकल ड्रेन, ज़ाहिर है जब ये सरहदों का तायीन के लिए जो है ना फ़ैसला कर दिया गया, टू नेशन थ्योरी थी समझ लें, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई, तो अब इक़्तिसादी एतबार से एक बहुत बड़ा बहरान आना था, और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मुसलमानों पे नहीं पड़ा, ज़्यादा इम्पैक्ट तो किस पर पड़ा? हिंदुओं पर। चूँकि असल जायदादें हुक्मरानी वो अंग्रेज़ की तरफ से जिसको हिमायत हासिल थी वो हिंदू थे, तो उन्हीं की इक़्तिसादियात के एतबार से भी और मईशत के एतबार से भी देखा जाए तो हिंदू उस वक्त मुसलमानों के मुकाबले पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और ब्रिटिशर्स ने इन तमाम एफ़र्ट्स को का रुख भी जो है ना वो उन्हीं की तरफ मोड़ा। जब उन्होंने देखा ना कि इन्होंने भी अब मुखालफत की है तो अब इनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका लिहाजा ऐसे ही हुआ।
तो हिंदुओं को भी उस वक्त अपनी मईशत और इक़्तिसादियात के एतबार से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और ये हुआ भी। चले आगे। रिलीजियस टेंशन्स, इसके बाद लड़के का नंबर है ना, क्या हो गया भाई? आ जाए। हाँ जी, क्या मतलब है नेक्स्ट लड़का इसके बाद वाला रिलीजियस टेंशन्स का? मजहबी कशीदगी ना, मजहबी कशीदगी किसके दरमियान थी? इंडिया और, अच्छा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। मैंने बोला शायद वो मुंबई वाले और कराची वालों के दरमियान में। अच्छा, हिंदू और मुसलमानों में क्या मजहबी कशीदगी थी? दोनों साथ तो रह रहे थे, एक दूसरे के मंदिर में मुसलमान भी जाते थे, वो इनकी मस्जिद में भी आ जाते थे, एक साथ खाना पीना नहीं करते थे। वो वेजिटेरियन होते थे, ये भी तो कभी कभी वेजिटेरियन हो जाते थे ना, कभी कभी ये भी तो सब्जियां खा लेते थे, हम भी तो खाते हैं। और कैलेंडर तो ये अल्लाह ने आपको दिया हुआ है ना, मुंह के अंदर है। स्टार्ट में आप देख लें तो 4 दांत क्या है? चिपड़े। और उसके बाद 2 दांत क्या है? नोकीले। तो कैलेंडर तो ये रहा, इधर मुंह के अंदर ही है, ये अल्लाह ने खुद लगाया हुआ है। इसको आप बड़ा आसानी से खुद भी चेक, मतलब अल्लाह ने इंसान के अंदर ही सब दिया हुआ है, बाहर निकल के ढूंढने की इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, अंदर आप तलाश कर लें सब मिल जाएगा। तो ये कहते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे गोश्त। फ्राइडे सैटरडे गोश्त खाएं, क्योंकि नोकीले दांत हैं, 4 के बाद नोकीले आ जाते हैं। नहीं आपने देखा बकरी के दांत देखें कभी? तो आप देखें चिपड़े दांत है सारे, ऐसे हैं जैसे खरगोश के 2 बाहर आए हुए होते हैं ना, ऐसे सारे हैं चिपड़े दांत हैं। वो घास खाने के लिए होते हैं, सब्जियां खाने के। और जो शेर के दांत देखे होंगे आपने नोकीले, तो नोकीले दांत हैं गोश्त काटने और खाने के लिए। तो ये अल्लाह ने आपके अंदर ही सीक्वेंस दिया हुआ है कि ये 4 दिन सब्ज़ी खा लो, दाल खा लो, फिर 5वें दिन गोश्त खाओ, 6ठे दिन भी गोश्त खाओ, फिर 7वें दिन आपकी मर्ज़ी है गोश्त मिक्स सब्ज़ी खा लो, गोश्त के साथ सब्ज़ी दोनों मिला के खा लो, फिर आ जाओ दोबारा सब्ज़ी पर। तो ये हाँ, दाल भी जोड़ लो साथ साथ, क्योंकि इन दांतों से यही काटा जाता है ना। पालक को आप इन नकीले दांतों से कभी किसी को खींचते हुए देखा है कि पालक ऐसे तोड़ लो? कॉमन सेंस की बात है। तो खाते हुए भी तो आप चबाते हैं, आप गौर करिएगा तो यहाँ से भी चब जाती है, वो भी चिपड़े ही हैं, दाढ़ें। तो नोकीले जो है ना, उससे आप देखें जब गोश्त बंदा तोड़ता है तो इधर करता है, जब आप बोटी उठाएंगे ना रान, तो यूं नहीं किसी को देखेंगे यहाँ दांतों से तोड़े, वो बेवकूफ़ ही होगा कोई, फिर भी चबाएगा यहाँ से। जब गोश्त होगा ना मजबूत चीज़, तो ये नोकीले दांत अल्लाह ने इसीलिए बनाए। वो तुमने गौर नहीं करा, अभी तुम गौर करना। थोड़ा सा आप गौर करके खाना कि मैं सब्ज़ी खा रही हूँ तो कहाँ से चबा रही हूँ, फिर जब गोश्त खाना तो देखना कहाँ से चबा रही हो आप, कहाँ से तोड़ लिया। नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के खाओ, बगैर सोचे समझे खा रहे हो ना। चलो भाई, रिलीजियस टेंशन यही था, मजहबी, बस भाई मजहबी कशीदगी थी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, जो कि उस वक्त बड़ी ख़तरनाक थी। तो ये भी एक इस बात का सोर्स बना, बिल्कुल ज़रिया बन गई, अच्छा हो गया कि दोनों के बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दीन थे, अलग अलग मज़हब थे, अलग अलग तौर तरीके, बिल्कुल चेंज ऑफ लाइफ, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो तो एक
स्टार्टिंग से साथ में रह रहे थे, गुजारा चल रहा था, दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मसला नहीं था, तब भी लेकिन वो शादियां साथ नहीं करते थे और खाने पीने के मामलात बल्कि बाकी रस्म व रिवाज में वो एक दूसरे का साथ दे देते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था, हिंदू आके मस्जिद में बैठे हुए होते थे, मुसलमान जाके मंदिर में बैठे हुए होते थे, बुतों के पास बैठे होते थे, पूजते नहीं थे, वो अलग बात थी, लेकिन वो इसको बुरा नहीं समझते थे, एक कॉमन आम सी बात थी ये उनके यहाँ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ आ गए तो एक समझ लें आप तीसरा रिलीजन उनके दरमियान में दाखिल हुआ। अब उसने जो है ना असल फसाद उसने डाला है। हमारे यहाँ भी शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी वहाबी और अहले हदीस और ये सब कोई झगड़े हैं नहीं, हकीकत में रियल में जो रियलिटी है उसमें ये कोई फड्डा लड़ाई नहीं है आपस की। ये बाकायदा तौर पर थर्ड पार्टी जो है ना उसका माशाल्लाह ये मेहनत होती है और वो ये करते हैं। और ये सिर्फ आप ये ना समझें कि पाकिस्तान में होता है। और अभी आपने और आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें, अक्ल से, तो आप उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेंगे। समझ आ रही है बात? तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या था? ये यही थर्ड पार्टी का किरदार अदा क्या है भाई। हालात जो है ना इस वक्त हमें बहुत पाकिस्तान के फिर भी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के कई कंट्रीज़ से बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान के ही मुताल्लिक बुराई की बात कर रहे होते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है दुनिया में। हाँ ठीक है, हमारी आदत है, हाँ बिगाड़ दी ना। चले भाई नेक्स्ट लड़का। हाँ जी दोबारा पढ़ें, अगला लड़का आप पढ़ें दोबारा। इंडिया मिशन के नाम से भी ये जाना जाता है और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान को भेजी गई, देखा जाए तो एक पहली ये सफारती डील थी। इस मिशन की क़यादत एक सीनियर बरतानवी सियासतदान सर स्टीफोर्ड क्रिप्स कर रहा था और ये मार्च 1942 को हिंदुस्तान में पहुंचा था, जो ज़ाहिर डिवीज़न करने के लिए क्रिप्स मिशन की मुताल्लिक बात हो रही है कि वो जब नाकाम हुआ तो उसके बाद जब ये इस लास्ट वायसराय को बनाकर ब्रिटिशर की तरफ से भेजा गया तो उसका मकसद क्या था। और क्रिप्स मिशन का बुनियादी मकसद ब्रिटिशर की जो वॉर थी उसकी कोशिशों के लिए हिंदुस्तानियों की तरफ से उनका ताउन, उनकी मदद और हिमायत को हासिल करना था। और जंग के बाद के हिंदुस्तान के लिए एक आइनी ढांचा भी तजवीज़ देना मकसद था कि दोबारा से जो है वो किस तरीके से एक नया अंदाज में जो है ना बरसगीर को दोबारा से रीडेवलप किया जाए, तो ये भी उनका एक मकसद था। और चूँकि ये मिशन जो है वो नाकाम हुआ, उसकी बुनियाद पर ही इन्होंने लास्ट वायसराय उसको भेजा ताकि वो कम से कम जो है ना इन टू सेपरेट नेशंस के दरमियान जो है वो एक फ़ाइनल जो सरहदें कायम होनी है ना वो काम वो कर सके। चले आगे। बैकग्राउंड यहाँ पे अब इस लड़के का आपका नंबर है। The mission was spent
during the critical period of World War II, the British were fought the Indian associated in the war against the Axis power, especially in South Asia, Southeast Asia. हाँ, क्या समझ है? हाँ बताएं ना, कुछ समझ आए? क्या बैकग्राउंड बता रहे? ब्रिटिश ने ये स्पेशल मिशन भेजा था, तो ये कंडीशन में देखने के लिए गवर्नमेंट की इंडियन में जो गवर्नमेंट चली थी कंडीशन वगैरह देखने के लिए और चले नेक्स्ट लड़की, आप पढ़ें, इसको समझाएं दोबारा, क्या समझ आए? क्या करूं, जूम करूं क्या? नज़र नहीं आ रहा? चले पढ़ें। क्या समझ आए? इसको अगर यूं भी समझो ना तो बहुत आसान हो जाएगा कि जैसे अमेरिका ने अभी नेटो से मदद मांगी थी, उसने मना कर दिया था, आपको पता है ना? सर ये वो था उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये कुछ crisis हाँ, आ गई थी। खुद क्राइसिस में थे और वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसी दौरान जो है ना इस नाजुक मोड़ पर उन्होंने इस मिशन के लिए, क्रिप्स मिशन के लिए बंदे को भेजा। तो पहले ही हालात ऐसे थे और उल्टा वो चाहते थे कि हिंदू जो है ना अब हमारी मदद करें इस मामले के अंदर, लेकिन वो खुद कहाँ मदद कर सकते थे, वो तो खुद एक सेपरेट नेशन के लिए। अब उनकी भी तहरीक क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब पता नहीं आप लोग करंट, हाँ वो पहले करेगा तो हम उसको ले जाएंगे। हाँ उसको लीड कर देंगे, उसी को फिर सारा हम जो है ना मतलब असर रसूख और भाग दौड़ उसी के हम गोया हवाले करेंगे, उन्हीं को हम पावर्स दे देंगे। तो अगर आप करंट जो अफेयर्स होते हैं ना उससे आप आगाह हैं और आप पढ़ते हैं, डेली अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं, कम से कम समझते हैं सिस्टम क्या चल रहा है दुनिया में, ये क्या हो रहा है, ये बच्ची का मोबाइल लो तो फिर, और ये आगे से हटाओ बैग, तो फिर आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आएगी कि अमेरिका ने जैसे अभी नेटो से मदद मांगी थी, हालांकि नेटो वही है जो सारा इन्होंने खुद मिलजुल के वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ ने एक जो है ना बाकायदा अपनी वो बनाई हुई है ताकत समझ लें, तो सुपर पावर ही यूँ समझ लें कि वो हर मोड़ पर जितने भी उस पूरे कवर्ड एरिया के कंट्रीज़ हैं उसमें अगर किसी पे भी खुदा न खास्ता कोई हमला होगा तो वो इन सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और नेटो जो है उसका मुकाबले पे आके मदद करेगा उनकी फ़ौज के साथ हर चीज़ के एतबार से। तो अमेरिका ने उसी से जब ये हुर्मुज़ आबना हुर्मुज़ वाला मामला हुआ, और बल्कि ये आबना हुर्मुज़ तो इसको कहना भी नहीं चाहिए, गलत है ये नाम, ये तो खालिद बिन वलीद हुर्मुज़ है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुर्मुज़, इसका रियल नेम तो ये है। ये यहूदियों की होशियारियाँ और चालें हैं, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पूरा इलाका इस आबना हुर्मुज़ समेत जो है ना फ़तह करा है। तो असल इसका नाम जो फ़तह करता है उसके नाम से रखा जाता है, लेकिन फिर भी यहूदियों ने देखे उसके नाम को बदलने नहीं दिया और मुसलमान सोते रहे। मुसलमानों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके रियल हीरोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद वो इस जगह को कितने ज़माने पहले फ़तह कर चुके और मुसलमान सो रहे हैं। अभी तक हम वो यहूदियों वाला नाम लेते हैं आपने हुर्मुज़, हालांकि ये है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुर्मुज़। तो ये जगह से जो है ना वो चूँकि ईरान तेल के सारे शिपमेंट वो सब गुजरने नहीं दे रहा, तो भाई आओ मदद करो हमारी इसे। तो नेटो ने बोला भाई इस मामले में हम नहीं पढ़ते कूदते, ये ईरान का साथ हमारा कोई मसला थोड़ी है, तो आप हमें अपनी जंग के अंदर जो है ना बिला वजह फजूल में, ये तो उसकी हुदूद है, उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे करे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ैसला भी आ गया ना गज़ा का भी, उनकी तरफ से डिसीजन आ गया कि भाई ये बिल्कुल इल्लीगल सब कुछ हुआ है। अब इसके अंदर वो मुलव्विस है। अब जिस तरीके से आपने
उसको पकड़ के फांसी लगाई, हमारों को लगाई, अब इसको पकड़ के लगाओ ज़रा नेतन्याहू को, हम फिर मानेंगे ना। आप उसको लटकाओ पहले, कितने लाखों बच्चे उसने कत्ल कर दिए नाउजुबिल्लाह, वो हमारे एतबार से तो शहीद ही हैं बहरहाल। तो ऐसा मुजरिम तो खुला आपकी उसमें फिर रहा है दुनिया में, और जो मासूम है वो जो है शहीद किए जा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो बहरहाल अगर इस चीज़ को आप करंट अफेयर में समझते हैं कि नेटो ने बहुत अच्छा किया, मना कर दिया, और अमेरिका अब फिर उस पर भरम, अब हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, भाई कर लो, तुम कोई खुदा थोड़ी हो। और लेकिन हमारे मुसलमानों की कमज़ोरी है ये। अभी भी आप गौर करें तो दुनिया की ज़्यादा बड़ी जायदाद भी, ताकत भी, पावर्स भी, हर चीज़ के एतबार से मुसलमान ऊपर हैं। अभी भी अमेरिका के पास वो नहीं है जो मुसलमान कंट्रीज़ के पास है, अभी भी हम ऊपर हैं, बस थोड़ा सा यकजहती की देर है बस। इधर ये सारे एक साथ हुए अभी, जैसे सऊदी अरब ने अपना इम्पोर्टेंट बेस जो है ना वो शाहीनों के हवाले कर दिया, पूरा सारा माशाल्लाह इन्होंने अपना बेस वहाँ, और अब तो 250 सिर्फ मील की दूरी है इसराइल वहाँ से। और अच्छा फ़ैसला किया सऊदी अरब ने, क्योंकि भाई इनको इतने इनामात दे दे के और पैसा और रियाल खिला खिला के भी यही कुछ होना था कि उसमें मक्का मदीना भी नाउजुबिल्लाह ये लपेट में ले आते, और इनका अगला टारगेट भी यही था, असल मकसद भी फिर ईरान का भी पीछे यही था कुछ, जो वाज़े भी हुआ कुछ चीज़ों से। हम ऐसे हवा में तीर थोड़ी चला रहे। तो फिर अब देखें पाकिस्तान ने तो उनसे मुआहिदा किया वही था ऑलरेडी, अब वो आ गए उनके बेस पे, यूँ समझ लें कि वो पाकिस्तान का बेस है अब सऊदी अरब के अंदर, इतना करीब आ गए माशाल्लाह। तो आप ज़रा उधर मिज़ाइल चला के तो दिखाएं, हम तो इंतज़ार में हैं। ये तो अच्छी बात हो जाएगी कि आप मक्का के ऊपर चलाएं मिज़ाइल और रोज़े रसूल पे चलाएं ज़रा, फिर आपको बताते हैं। मतलब हम इस कदर सो गए, हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। हमें बस ये पता है जी रात को मैंने मोबाइल में ये करना है सुबह मैंने उठ के ये करना है, और फिर दोपहर में ये करना है। वो जो ये करना है वो असल में कुछ नहीं करना है। ये क्या हम मतलब हमें दुनिया के हालात तो पता हो ना क्या चल रहा है। मैंने तो कोशिश करी है, थोड़ा सा कवर करा है तो आपको, ताकि कुछ समझ आ जाए। तो बहरहाल टाइम क्या हो गया भाई? हाँ बस अब क्विज़ का टाइम हो गया। क्विज़ 1 है, पेपर निकाल लें, उस पर नेम लिख के, रोल नंबर, क्लास टाइमिंग, क्लास डे लिख के। देखो एक क्विज़ तो इधर भी रखा हुआ है, ये जो हमने कल क्लास में लिया है, वो असल में देखो ये जो बताने वाला मसला है ना, वो मैंने आपको फर्स्ट डे को बताया था। अगर आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ लिया होता काश, तो उसमें आप देखें उसमें लिखा हुआ भी है कोर्स आउटलाइन में। कोर्स आउटलाइन पढ़ें ज़रा, उसमें क्या लिखा हुआ है, बगैर बताए क्विज़ होगा। ऐसा तो 15 सालों से हो रहा है, ये 16वां साल है हमें पढ़ाते हुए। चलो तुम अपना वो रोल नंबर नेम लिख के मुझे दे के जाओ, तुम्हारा समझो ऑफ है। छितर-मुर्ग का अंडा जो है ना बड़ा वाला वो उसमें लगा देंगे। हाँ लेकिन चेंज नहीं करो, जगह पे नहीं दो, मैं बल्कि और दूर करूँगा, बल्कि मैं और दूर दूर कर दूंगा सबको।
अच्छा जी। हाँ भाई आ गया। चले भाई ठीक है, बस 2 लाइनों में आपने जवाब देना है। तो मैं 5 मिनट बाद नीचे कर दूंगा इसको, पहला सवाल नोट कर लो अपने पास और हाँ डायरेक्ट नंबर डालो, आंसर लिखो बस, कोई मसला नहीं। पांचों के 2 लाइन में 5 सवाल हैं, इनके 2 लाइन में जवाब लिखे बस। हाँ आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं, बस बातें नहीं करनी है किसी ने भी, और मोबाइल से ही नहीं करना है देखकर, अपने दिमाग से करना है। वो जाके पीछे बैठी हो शायद, मैं पीछे आके बैठूंगा भाई। अपने दिमाग से खुद करो बस। 2 लाइन में एक सवाल का जवाब 2 लाइनों में लिखें बस, पॉइंट्स बना लें। 2-3 लाइनों से ज़्यादा में नहीं लिखो, बस इन शॉर्ट लिखो जवाब। बस 10 मिनट का काम है मुश्किल से, जितना जल्दी कर लो फिर अटेंडेंस लेके हम छुट्टी करते हैं बस। मोबाइल क्यों यूज़ कर रही हो? इधर आगे आ जाओ, नहीं नज़र आ रहा तो। फाइव मार्क्स का है, एक एक नंबर का, तभी तो हम 2 लाइन में बस जवाब चाहिए ना। हाँ एक पॉइंट 1-2 लाइन में आ जाता है तो लिख लो।
लगा दी। ये कौन सीआर कौन है, उसका फायदा क्या है? सर वाला है, किधर है वरा? वरा फरहान कहाँ है? नहीं आई है। लड़का कौन था? कोई भी नहीं। हाँ ये कर, इनको दे दें साहब। 11 बजे ऑफ होता है। हाँ भेज दे मुझे, मैं उधर भेज देता हूँ। मैंने आपको भेज दिया सर। ये घड़ी आगे कर चल रही है, मेरी नहीं है ये। जाए भाई, लगा दिए बस आपकी, इनको जमा करा दो। लिखो इधर, मुझसे साइन कराओ, फिर मुझे तस्वीर खींच के व्हाट्सएप करो, मैं आगे भेज देता हूँ। ये कह रहा हूँ, ये उधर दो और इसमें लिखो ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैं पीएचडी में कर दूंगा, फिर नंबर वहाँ चले जाएंगे किसी बच्ची को। ये उधर जमा कराओ, आइडियोलॉजी तो लिखो। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ जाए, जिसने काम पूरा कर लिया वो सिर्फ चला जाए। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं, पीएचडी लिख दो वहाँ। अच्छा, वहाँ किसी बच्ची का भला हो जाएगा, किसी बच्ची का वहाँ भला हो जाएगा। और नहीं, होली कुरान में इसके नाम वाली नहीं है ना, पीएचडी में होगी, मुझे शक है। जाए नहीं लिखा तो बस यही मैं कह रहा हूँ ना, पीएचडी वाली का फ़ायदा हो जाएगा। आप मैं वो कहते हैं ना, इतना चीता होता तो इधर होता। सब देकर जाएं, कोई भाई जिसका होगा उसी को नंबर मिलेंगे बस। सर ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। सर ऊपर तो 10 लिखा था। नहीं देखो, ऊपर करो ज़रा, वहाँ से ऊपर करो। और सर जो ऑनलाइन सबमिट किया था उसके कितने मार्क्स थे? वो भी 5 नंबर का था। होएगा ना, देखो ना, देखो कितने लिखे हुए हैं। सर वो सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सबमिट कितने 10 लिखे हुए हैं? वो 10 मिनट्स है। ये भाई एग्जाम में ये हरकतें नहीं करना मास्टर, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हो ना। सर सुनने में आया ये MCQ पर होंगे। जिस लेवल पे ना उधर ही रह के हमने करना। एक एक चीज़ को, लफ्ज़ को पढ़ो फिर समझो। सर MCQ पे पढ़ा रहे हैं। सर वो फर्स्ट हाफ की लगी थी ना, MCQs भी होते हैं, दोनों होते हैं। नहीं सर इस बार सुनने में आया कि प्रॉपर MCQ होंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझा दूंगा मैं। ऑनलाइन क्लासेस इन्हीं डेट्स पर आप चेक कर लीजिएगा। हाँ 15 है, आज 16 है। नहीं करेंगे आज 16 है। 16 है। अरे भाई ऐसे लिखकर साइन करा के आज ही कराओ, वो ठीक कर देंगे। फिर ऑनलाइन पे चले गए तो फिर ना मैं आऊँगा ना वो आएंगे। करने के लिए कह रहे हो जाएगी पर कर ही नहीं रहे। सर आप पेपर पैटर्न में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट वीक समझा दूंगा पेपर पैटर्न क्या है। ऑब्जेक्टिव और MCQs दोनों इंक्लूड होते हैं पेपर में, क्योंकि हम लोग भी खुद दोनों चीज़ें रखते हैं कि अगर फलाना हफ्ता ऑनलाइन चला गया ना तो वो ताकि मुश्किल ना हो। ऑनलाइन में फिर MCQs ही होते हैं फिर, लेकिन इधर ऑनलाइन मुश्किल होगा, इधर ये फिजिकली हो, क्योंकि इकरा भी फिजिकली कर रहा है। सर नहीं सर ऑनलाइन हो रहा है। टीम से चल रहा था तो नहीं। आपने भी पहले असाइनमेंट किया था लेकिन हुआ नहीं, तो अब वो उसका क्या करें? कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। रिकॉर्ड तो आ गया होगा। लेट आपने सबमिट किए हैं? नहीं किया। लेट तो हो रहा है टीम से नहीं सबमिट। चल रहा अभी तक। 3 नहीं चल रहा, वो अलग इशू है, वो जाके आसार आमे से ठीक कराएं उसको। और फिर लेट सबमिट कर दें। कर दें, हाँ लेट सबमिट करें तो ना कम से कम वो रिकॉर्ड तो आ जाए कि आपने किया है सबमिट काम। मेरा भी सबमिट हो रहा है, बार-बार मुझे वापस मिल रहा है। रिटर्न कर रहे हैं तो वो सर आमिर के पास जाएं, वो इशू रिजॉल्व करेंगे।
कंप्लीट। नेक्स्ट वीक समझाएंगे इंशाल्लाह, लास्ट वीक होगा। सर जितना ऊपर पड़ा सभी आया। हाँ हाँ, जो पढ़ा होगा ना उसी में। स्लाइड्स हैं सारी, हाँ कंप्लीट। हो गया, सबने दे दिया, कोई रह तो नहीं गया? क्या अब ले, एक साथ ले लें, पता नहीं है, एक साथ आ रहे हैं ना, एक साथ एक ही है, अलग अलग हैं ये, 3 अलग बच्चियों के हैं। आमना इफ्तिखार, अरीबा निसार, अदील अहमद, एमन बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम। ये कौन है आयशा अब्दुल करीम? तुम्हारी एब्सेंट ठीक कराओ अपनी, बाकी जो है ना। अलाइका, अलीज़ा असलम, अमान, अमीका शारले। ये क्या है? आप हैं एमिका, तो वो दूसरी लड़की नहीं थी? आप ही हैं, स्टार्ट क्लास से हैं, शुरू से? अच्छा अच्छा, वो नहीं, दूसरी क्लास में है फिर मेरा ख्याल। आयशा दिलावर, आयशा दिलावर, आयशा खान। आयशा दिलावर आयशा खान नहीं है? आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, अच्छा, फातिमा तो ज़हरा, हमना शमीम। हाँ, वो आपका जो है ना, मुझे लिखकर भेजें इस पे व्हाट्सएप पे, कौन कौन से दिन है एब्सेंट, जिस जिस दिनों की है, और फिर मैं उधर सर आमिर को भेजता हूँ, वो ठीक करेंगे। हनफा महमूद, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद अमीन, जवेरिया, जवेरिया लगाई भी है, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवांते, लजवांती नहीं आई, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम। ये बख्श बलोच नहीं आता ना? माहीन, मारूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, नईम खान, मुकद्दस नईम खान, मुजना इम्तियाज, निकिता, प्रीत, रिफत किफायत, अच्छा, सादिया भट्ट नहीं आई, सना फतानी, सारा शकील, सईदा रीबा शाह, सईदा माहम बतूल, उमैमा जवाद, जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, वारा वारा फरहान नहीं है, जुनैरा सलीम, जुनैरा ज़हरा शाह। 6th क्लास हो गई है। हाँ, हो सकता है, मतलब चांसेस है, वैसे मैं कंफर्म नहीं बता रहा कि नेक्स्ट क्लास सिर्फ आपकी ऑनलाइन हो सकता है शायद, क्योंकि इकरा में तो हमारे है अभी, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का कंफर्म अभी है नहीं, कोई तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या प्रेजेंटेशन तो अभी स्टार्ट हम करेंगे ना, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अगर ऑनलाइन हुई तो सब अपने माइक और अपने कैमरास सब कुछ आपने ऑन रखना है, कैमरे के बगैर हम नहीं लेंगे प्रेजेंटेशन, 0 मार्क्स है। नेम, रोल नंबर, क्लास का डिटेल लिखी, क्लास की डिटेल लिख कर दो।
ये पहला वाला है जिसके क्लास के डिटेल लिखो। लिखा ही नहीं है कि वो क्या है, क्लास डिटेल डाल दी है। हाँ